जैसे आपको हाल ही में आपको पता होगा कि चीन में अचानक से चीन में एक नया, जैसे अक्सर आप करंट अफेयर या पर्यावरण का अगर टॉपिक आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक टॉपिक पढ़ते होंगे कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का नाम जरूर सुनते होंगे, क्योंकि ये कार्बन टैक्स लगभग आपके सभी करंट अफेयर के टॉपिक में, लगभग पर्यावरण के सभी टॉपिक में वो कहीं ना कहीं कार्बन टैक्स वर्तमान में आपको मिलता ही होगा, क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी सरकारों के लिए, सभी देश के, पृथ्वी के लिए काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। तो हम सभी के लिए ज्वलंत मुद्दा है ही। वहाँ पे देखिए चीन में, अगर आपको मैं सही आंकड़ा दूं तो 2 से 3 फरवरी के बीच, अगर सही आंकड़ा डेट है अगर, तो 2 से 3 फरवरी 2019 के बीच हुआ क्या, चीन का एक शहर था, चीन का एक शहर जिसका नाम था जियू झोउ, नाम भी अजीब सा इसका नाम था जियू झोउ। चीन का एक शहर जियू झोउ। वहाँ के लोग देखते हैं क्या, सुबह जब सुबह का होता है सुबह, तो वहाँ पे लोग उठते हैं और देखते हैं क्या कि अचानक से आसमान में पूरे काले कलर की परत छप गई, परत यानी परत चढ़ गई। अब परत का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से एक प्लास्टिक की लेयर ही लग गई ब्लैक कलर की, ऐसा नहीं, कार्बन की लेयर यानी काले काले कण काफ़ी अधिक मात्रा में आसमान में दिखने लगे। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरा वो लगभग उनके सामने पूरे 29 घंटे तक देखा गया, ऐसा बताया जाता है 29 घंटे तक देखा गया। तो वहाँ के लोग चकराए कि ये क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ के साइंटिस्ट, जब जगी वहाँ पे चीन की सरकार, तो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और ये पता लगाया कि वहाँ पे ये टोटल जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कहाँ से है, ये कार्बन उत्सर्जन के वजह से हुआ है। यानी चीन में कार्बन का इतना अधिक उत्सर्जन हो रहा है जिसकी वजह से ये समस्या सामने आई है। तो अब सरकार और वहाँ की साइंटिस्ट सभी लोग परेशान हुए। तब वहाँ पर सरकार ने जाके ये सोचा कि वहाँ पर ये सोचा कि आखिर उसको कंट्रोल करने के लिए आखिर अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ये किया कि कार्बन उत्सर्जन पे उन्होंने एक नया टैक्स लगाया जिसका नाम रखा गया कार्बन टैक्स। उसका नाम रखा गया कार्बन टैक्स। अब वहाँ की जनता ये परेशान हुई, अब ये समझ नहीं आया लोगों को आखिर ये नया कार्बन टैक्स क्या है, क्योंकि पहले सरकार इनकम टैक्स देती ही थी, सेल्स टैक्स देती ही थी, जीएसटी देती ही थी, तो अलग अलग तरह के लोग पहले से कर देते ही थे। अब ये नया टर्म आ गया, वो भी इस नाम से कार्बन टैक्स के रूप में, तो लोग अलग से परेशान हुए। तब लोगों को समझ में आया कि आखिर ये कार्बन टैक्स है क्या और ये कार्बन टैक्स आखिर लगाया किस पर जाएगा, क्योंकि कार्बन है। अब ये कार्बन टैक्स कैसे लगाया जाए। मान लीजिए किसी को अगर इनकम टैक्स लगाना है सरकार को, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए भारत में ही अगर इनकम टैक्स लगाना हो तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है भारत में, इंडियन इनकम टैक्स जो 1961 का 1961 का, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि अगर आप कर निर्धारित ही हैं और आप कर निर्धारित की सीमा में अगर आते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। और वो टैक्स किस पर लगता है, शुद्ध आय पर, जो आपकी जो रियल इनकम होगी, जो शुद्ध आय होगी उस पर आपके इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। वो अलग अलग स्लॉट में होते हैं। तब ये लगा कि अब ये कार्बन टैक्स किस पर लगाएगा, चीन की जनता पर, अब ये कार्बन टैक्स किस पर लगाया जाएगा। तब ये नया एक टर्म बनाया गया, कार्बन टैक्स किस पर लगाया जाएगा, अब ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा कार्बन फुटप्रिंट पर। ये सब तो आप कई बार एग्जाम में या कई सारे अखबारों में या अलग अलग अखबारों में जितने भी मैगजीन है वहाँ पर बिल्कुल पढ़े होंगे आप, ये कार्बन फुटप्रिंट पर, कार्बन फुटप्रिंट पर ये क्या लगाया जाएगा, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे मैं एरो के माध्यम से बताता चला जा रहा हूँ, आप ऐसे भी हो सके तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, काफ़ी आपको फायदा करेगा। कार्बन टैक्स किस पर लगेगा, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को हिंदी में बोलते हैं कार्बन पद चिन्ह। अभी समझिए, अब लोगों को अभी समझने वाली बात ये है कि सवाल अभी ये उठता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ठीक, अब ये समझा जाए कि ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो कार्बन फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब समझिए, यूएन का नाम तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट की जो परिभाषा दी गई मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक जो औद्योगिक इकाई, यानी जो इंडस्ट्रियल जो एक इकाई है, ठीक है, उसके अनुसार जितना भी कार्बन उत्सर्जन होगा उसके द्वारा, वो जो उत्सर्जित कार्बन होगा वो उस कंपनी का या उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। ये तो थी ऑफिशियल लैंग्वेज हुई यूएन की। लेकिन अगर सिंपल सी भाषा में अगर आपको यहाँ तक भी समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे आप अक्सर मैं चाय का एग्जाम्पल देता हूँ, तो चाय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे भी। जैसे अब मान लीजिए मैं सुबह सुबह जाता हूँ चाय की दुकान पे, और वहाँ पर मैं कहता हूँ कि भैया 10 रुपये की मुझे चाय दे दो। तो वो क्या करता है, 10 रुपये की चाय, यानी चाय कुल्हड़ में या तो भरुके में, जैसे हम लोगों के यहाँ कुल्हड़ ये भरुका बोला जाता है, और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में उसको
भरुका, एक कुल्हड़ भी बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह उसको मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं, मिट्टी का होता ही है। ठीक, तो वहाँ पर उन्होंने, हमाली में गया और बोला कि भैया हमको एक चाय दे दो, तो मैं 10 रुपये की वो चाय मुझे दे दिया। अब ये समझने वाली बात है कि ये जो चाय है, ये चाय मेरे पास आने से पहले आखिर कई सारे प्रोसेस से गुजरा होगा, कई सारे स्टेप से गुजरा होगा। जैसे पहला स्टेप इसका क्या रहा होगा, उससे सबसे पहले गया होगा कुम्हार के पास। कुम्हार जो क्या किया होगा, कुम्हार कहीं ना तालाब से, क्योंकि तालाब वाला की मिट्टी से ही बनता है, जो कीचड़ टाइप मिट्टी होती है उसी से बनता है सब, तो वहाँ तालाब से गया, मिट्टी लेकर आया, काली मिट्टी, और वहाँ पर जो उसका चाक होता है, जिसमें मशीन जो गोल गोल घूमता है, ठीक, उस पर वो क्या बनाया, एक सांचे के तहत एक अपना भरुका या कुल्हड़ उसको बनाया उस तरीके से। और फिर इस तरह ढेर सारे कुल्हड़ बनाकर, ढेर सारे भरुका बनाकर उसको क्या किया, उसके बाद वो उसको आग के माध्यम से पूरा उसको अच्छे से पकाया। और अब देखते हैं आपकी पक जाने के बाद वो जो मिट्टी कलर होता है वो पूरी तरह से ईंट की तरह लाल कलर का हो जाता है, रेड कलर के पक के एकदम काफ़ी मजबूत हो जाता है। ठीक, तो अब उसके बाद वो कुम्हार क्या किया, दुकानदार को उठा करके अपना सारा कुल्हड़ उठा करके बेच दिया। अब बेचने के बाद जब पहुंचा चाय वाले के पास, तो चाय वाला क्या किया, कोयला जलाया। कोयला अपने जो भट्टी थी उसकी चाय बनाने के लिए उसमें कोयला जलाया। कोयला जलाने के बाद फिर वो क्या किया, उसके बाद जो बर्तन है उसका बर्तन में कालिक लगाया। उसके बाद चाय पकाया, दूध डाला, चाय पत्ती डाला, सब ये डालने के बाद ये सब उसके बाद क्या आया, मेरे पास वो चाय बना करके मुझको चाय 10 रुपये लेकर के मुझको वो दे दिया। अब देखिए हुआ क्या, अब वो सिर्फ चाय बनाने के लिए, यानी 10 रुपये की चाय बनाने के लिए इतना सारा कार्य करना पड़ा, इतना सारा प्रोसेस होकर गुजरा, तब मैंने 10 रुपये उसको पे किया और मुझे 10 रुपये मेरे पास आ गया। तो अब समझने वाली बात ये है कि देखिए चाय बना क्यों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये चाय बना क्यों। चाय बना इसलिए क्योंकि पीने वाला व्यक्ति था, यानी मैं था वहाँ पर, यानी उपभोग करने वाला व्यक्ति था, यानी कंज्यूम करने वाला वहाँ पर व्यक्ति मैं मौजूद था, इसलिए चाय का निर्माण हुआ, चाय का उत्पादन हुआ। तो इसलिए देखिए अब ये जो कार्बन फुटप्रिंट जो लगता है, ये सिंपल सा जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होता है, यानी उपभोग करने वाले व्यक्ति पर क्या लगाया जाता है, कार्बन टैक्स लगाया जाता है। ये है कुल मिला के कार्बन फुटप्रिंट, और इस पर लगता है कार्बन टैक्स उपभोग करने वाले व्यक्ति पर। यानी कहने का मतलब ये है, जितना भी इस चाय के निर्माण में, वो भरुके को, उस कुल्हड़ को पकाने में जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ, कोयले को जलाने में, चाय को बनाने में, ठीक है, जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से। यानी चाय इतने सारे कार्बन का उत्सर्जन किसकी वजह से हुआ, आशीष की वजह से ये हुआ। ठीक है, यानी इतना सारा कार्बन का उत्सर्जन का जिम्मेदार कौन, मैं। तो अब जो कार्बन टैक्स लगेगा किसके ऊपर लगेगा, अब वो कार्बन टैक्स मेरे ऊपर लगेगा। और ये भी कह सकते हैं जितना इस चाय को बनाने में कार्बन उत्सर्जन हुआ है वो मेरे द्वारा उत्सर्जित किया गया क्या है, वो कार्बन फुटप्रिंट है। उम्मीद है आपको एकदम आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ये कार्बन फुटप्रिंट होता है। एक और सी बात, अक्सर देखिए दुनिया में लगभग कोई सी भी चीज है, अक्सर लोग कहते हैं कि उपभोग उत्पादन होता है तब उपभोग होता है। ये बात सच में है, ये बात सच भी है कि उत्पादन होता है किसी चीज का तभी क्या होता है, उपभोग होता है। लेकिन एक सिद्धांत, सिंपल से लेकिन वास्तविक सिद्धांत ये होता है कि जब तक किसी चीज का उपभोग करने वाला व्यक्ति अगर नहीं होगा तो किसी भी चीज का उत्पादन होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत होगी ही नहीं, उसकी डिमांड होगी ही नहीं, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं होगा। जैसे क्या होता है, शुरू में मैंने बताया कि जीएस का जितना भी पार्ट होता है लगभग उनको अलग अलग करके ना पढ़ा करें, सबको आपस में कनेक्ट करके पढ़ा करें, क्योंकि तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। लगभग सभी विषय आपस में जुड़े ही होते हैं, लगभग उनकी जो कहने का जो निचोड़ होता है लगभग एक ही होता है। जैसे मान लीजिए साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस क्या कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिस छाते का निर्माण, छतरी जो होती है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का निर्माण कैसे हुआ होगा, अम्ब्रेला का निर्माण तभी हुआ होगा जब किसी व्यक्ति को फील हुआ होगा कि बहुत धूप लग रही है यार, या कोई व्यक्ति जब बारिश में भीगा होगा तभी उसे लगा होगा कहीं ना कहीं अब बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार करना पड़ेगा, कोई वस्तु बनानी पड़ेगी, तब क्या हुआ, छाता का निर्माण हुआ। ये ठीक है कि छाता बनने के बाद उसका उपभोग शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत हुई, उसका उपभोग महसूस हुआ इंसान को, तभी उसका क्या हुआ, उत्पादन हुआ। वैसे ही साइंस कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वही सेम चीज जिससे साइंस कह रहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे इकोनॉमिक्स भी कहता है उसी चीज को अलग एक लैंग्वेज से कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी जब तक उपभोग करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं होगा। कुल मिला के देखिए लगभग सभी भी से एक ही बात कहते हैं, बस अलग अलग शब्दों में और अलग अलग तरीके से कहा जाता है, निचोड़ लगभग सबका
एक ही होता है। तो ये थी बात, यानी ये जो कार्बन फुटप्रिंट लगेगा किस पर लगेगा, उपभोग करने वाले व्यक्ति पर। हाल ही में देखिए, हाल ही में एक और चीज आप खबर सुने होंगे, 2019 के जब लास्ट में दिसंबर में और नवंबर के महीने में आप एक करंट अफेयर में एक खबर सुने होंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में एक संस्था है पर्यावरण से रिलेटेड, आईपीसीसी, उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आईपीसीसी करके एक फुल संस्था है जिसने ये साफ साफ कहा था कि अगर न्यूजीलैंड अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को, अगर कार्बन एमिशन को अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो अगले 2050 में न्यूजीलैंड पूरी तरीके से इस भारत विश्व के पूरे वर्ल्ड के मैप से वो नस्तो नाबूद हो जाएगा, यानी खत्म हो जाए। क्योंकि जब मैप देखेंगे आप न्यूजीलैंड का, पूरा विश्व का मैप देखिएगा तो न्यूजीलैंड कॉर्नर में है और पूरी तरीके से उसके आसपास कोई स्थलीय क्षेत्र नहीं, पूरी तरीके से वो जल से घिरा हुआ देश है। तो अगर इस तरीके से उत्सर्जन होगा तो तापमान बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो इसीलिए देखिए वहाँ की सरकार जगी और 2020 के स्टार्टिंग में ही वहाँ पे एक अध्यादेश लाया गया, एक अध्यादेश पास किया गया जिसमें साफ साफ ये लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक कार्बन को, यानी कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से 0% कर दिया जाएगा। 0% करना असंभव है, लेकिन एक तरह का लक्ष्य रखा गया न्यूजीलैंड के द्वारा। तो उसमें किया गया है, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़कर, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में 100% कार्बन टैक्स लगाया गया। सोचिए 100% कार्बन टैक्स लगाया गया। अब यहाँ पर होगा कि 100% कार्बन टैक्स लगाने की वजह से होगा क्या, जो वस्तुएं होंगी, जो चीजें होंगी, जिससे कार्बन टैक्स क्या होता होगा, हद से ज्यादा उत्सर्जन होता हो। यानी मान लीजिए ऐसी 10 चीजें हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है, तो ऊपर से 5 चीजों पर क्या लगा देगा, कार्बन टैक्स लगा देगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता हो, है कि नहीं। उस तरीके से कार्बन उत्सर्जन तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। अब होगा क्या, प्रॉब्लम ये होगी कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। तो जब कॉस्टली हो जाएंगी, 100% कार्बन टैक्स है, तो उससे क्या होगा, उन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, उसका उपभोग बहुत से ज़्यादा, जब एक सीमा तक महंगा हो तो अच्छा है, लेकिन एक सीमा से अधिक जब वो महंगा हो जाएगा तो उसका उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो कंपनियां उसका उत्पादन ही नहीं करेंगी, या अगर उत्पादन भी करेंगे तो ऐसी तकनीक लेकर आएंगे जिससे कार्बन जो कार्बन उत्सर्जन है वो क्या होगा, कम से कम होगा। तो इस तरीके से इसका फायदा देखते हैं कि इस तरीके का फायदा होगा कि नहीं। अब ये भी हो सकता है, बहुत लोग दिमाग में आ रहा होगा कि इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, उसके विकास पे, उसके विकास दर पे बहुत सारे नुकसान तो होंगे ही होंगे। लेकिन मान लीजिए पूरी तरीके से जीडीपी अधिक हो जाए और इंसान ही ना रहे, वो देश ही ना रहे, तो उस जीडीपी का और उस तरक्की का और उस विकास का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो ये कुल मिला करके कि ये कार्ड को न्यूजीलैंड एक अच्छा खासा आपके लिए एग्जाम्पल था। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत के कई सारे स्टेट में देखिए हमेशा कोई ना कोई विवाद सामने आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भारत के कुछ प्रदेशों को लीजिए, राज्यों को लीजिए, जैसे आप लीजिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा और ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड, इन चारों स्टेट को अगर लीजिए तो देखिए, मान लीजिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक ऐसी योजना बनाते हैं, दोनों अपने यहाँ, मान लीजिए दोनों यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश अपने ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और प्रदूषण कम से कम हो। इस तरह का कोई, मान लीजिए कोई अध्यादेश इस तरह लेते हैं अपने यहाँ, कोई विधेयक पास करते हैं अपने, ठीक है, विधानसभा में, तो इससे होता है, अब मान लीजिए हो तो गया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने ऐसा विधेयक पास कर दिया ये कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण को, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए। लेकिन अब मान लीजिए हरियाणा से कोई बस चलती है, एकदम ऐसी बस है कबाड़ टाइप की, एकदम ऐसी बस हो कि जब वो पीछे से धुआं छोड़ती हो तो ऐसी धुआं छोड़ती हो कि पूरा पीछे वाला आदमी उसको दिखता ही ना हो, एकदम काला हो जाए। आपके सामने अनुभव हुआ होगा कि कई सारी बसें हम लोग ऐसी, जब हम लोग चलते हैं इस तरह बसों पे, जब पीछे बाइक से जब जाइए तो कभी कभार ऐसी धुआं छोड़ते हैं बस वाले, इस तरह का गैस छोड़ते हैं, मतलब कार्बन जितना ये कार्बन उत्सर्जन इतना अधिक होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा वातावरण पूरा उसके पीछे पूरा ब्लैक हो जाता है। तो वो क्या है, पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन है इस तरीके से। अब मान लीजिए उस तरह हरियाणा कोई बस चलती है धुआं वाली, पूरी तरह सिंपल भाषा में समझिए धुआं वाली कबाड़ी बस, वो चलती, इसकी बॉडी वॉडी पूरी हिल रही हो, पूरा काला काला धुआं छोड़ती हो। अब वो जब पहुंचती है, मान लीजिए अब दिल्ली राज्य में घुस गई वो बस, हरियाणा की बस थी, वो कहाँ चली गई, दिल्ली में। तब इससे होगा क्या, अब बेचारा दिल्ली वाला क्या कि आपने योजना बनाया है कार्बन कंट्रोल को रोकने के लिए, लेकिन हरियाणा की बस चली गई कहाँ पे, अब वहाँ पर। अब धुआं नहीं ना समझेगी कि नहीं भैया मैं तो हरियाणा की हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं जाऊँगी, वो तो हम समझेगी नहीं, वो तो जहाँ जहाँ बस जाएगी तहाँ तहाँ पीछे पीछे धुआं भी चली जाएगी इस तरीके से। तो इसीलिए अब देखिए होगा कि अब दिल्ली वाला राज्य वाला कहेगा, करे भैया ये क्या कर रहे हो,
मैंने अपने यहाँ दिल्ली खुद ही धुआं से परेशान हो, तुम और धुआं लेकर आ रहे हो। वो कहेगा मैं क्या करूं, ये कहेगा मैं क्या करूं, इससे पूरा विवाद होता है। वहीं से उत्तराखंड की मान लीजिए कोई कबाड़ी बस चली जाए यूपी में, तो यूपी में अलग बवाल, उत्तराखंड को दोषी देंगे, तो आपस में विवाद होता रहता है। इस तरीके से आप कई बार अखबारों में, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं कि हमेशा राज्यों में विवाद होता रहता है प्रदूषण को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो अलग सी बात है। जैसे देखते हैं कि नहीं, सरकार द्वारा अलग अलग यूएन द्वारा, संस्थाओं द्वारा, स्कूल कॉलेज अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं कि पानी को बचाएं, जल ही जीवन है, पानी का अधिक से अधिक बचाव करें, पानी का मिसयूज न करें, क्योंकि जो पीने वाला जल है वो बहुत ही कम है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में, ठीक है, पानी पीने की बिल्कुल समस्या नहीं है, लेकिन वहीं आप चले जाएं महाराष्ट्र में चले जाएं, और आप कई सारे बेंगलुरु में चले जाएं, मध्य प्रदेश में ही चले जाएं, तो दिल्ली के कई सारे इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यानी वहाँ पर अगर देखेंगे तो कई लोग 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं औरतें, पानी भर भर के, कुछ ही पूरे तब वहाँ पे इकट्ठा करते हो। और कई बार टैंकर भी आता है पानी का, तो पूरा मोहल्ला जुटता है और सप्ताह भर का पानी पूरा एक ही बार में लोग उसको रख लेते हैं। बड़ी उसको लगता है कि पेट्रोल की तरह उसको यूज होता है, ऐसा भी समस्या है। लेकिन वहीं हमारे यहाँ पूर्वांचल में चले जाइए तो हम लोगों की जो बाइक होती है, हम लोगों की साइकिल, यहाँ तक कि हम लोग जो घर पे जो भैंस होती है उसको भी हम लोग इतना नहवाते हैं, साफ पानी से नहलाते हैं, इतना साफ पानी से नहलाते हैं, इसे लगता है कि उतना में पानी में तो पूरा महाराष्ट्र का पूरा एक मोहल्ला ही उतना पानी पी लेगा, जितने देर में हमारी 4 व्हीलर, हमारी 2 पहिया वाहन या हमारी जो भैंस है उतने देर में धुल दी जाती है। और वहाँ पर किसी को समझाने जाओ पूर्वांचल हम लोगों के इलाके में, तो सिंपल से लोग कहेंगे कि पानी हमें, पानी तुम्हारा का, पानी तो हमारे, पानी आपके पिताजी का है क्या, पानी आपके पापा का है क्या, इस तरीके से लोग बोल देते हैं। और पूर्वांचल में तो है ही कुछ इस तरह का नवाबी, पूर्वांचल में तो नियम तोड़ने वाला ही राजा है, क्योंकि पूर्वांचल में जो नियम तोड़ा वही भैया, उसी की सलामी ज़्यादा होती है, उसी की सलाम बंदगी ज़्यादा, और वही बाहुबली लोग कहलाते भी हैं। तो इस तरह की समस्या अपने यहाँ पूर्वांचल में तो अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग विशेषता है। तो ये है कुल मिलाकर कि इसको ये समझना पड़ेगा सभी देशों को कि जीडीपी के चक्कर में या सिर्फ विकास के चक्कर में ये ना भूल जाए कि पर्यावरण भी है कोई चीज़, पर्यावरण को पूरी तरीके से बर्बाद वो न करें। इसीलिए देखेंगे कि यूएन द्वारा एक चीज बनाया गया था, एसडीजी का नाम आप सुने होंगे, एसडीजी का नाम सुने होंगे। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसमें साफ, इसमें ढेर सारे गोल, इसमें यह भी बताया जाता है साफ साफ कि जीडीपी तो बढ़ाइए, जीडीपी बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ जो नेचर है, नेचर को भी मत भूलिए। जीडीपी बढ़ाइए ठीक है, लेकिन साथ साथ नेचर को भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि जीडीपी के बढ़ाने के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में आप पूरी तरीके से नेचर को ही बर्बाद करके रख दें। इस तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये है पूरी तरीके से। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये पूरी तरीके से क्या है, कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जीडीपी को बचाने के चक्कर में पूरी तरीके से आपको नेचर को बर्बाद आप न करें।